दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर इस वक्त शरद पवार को लेकर है। हालांकि ये बात आप तक पहुंची होगी, लेकिन पीछे की खबर क्या है, ये जानना जरूरी है। एनसीपी नेता शरद पवार ने आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का जो पूरा श्रेय है, वो आरएसएस को भी जाता है। आरएसएस के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत का चुनावी जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने ये कहा। और उन्होंने बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती कि इस वक्त वो आरएसएस और बीजेपी यानी कि मोदी खेमा और आरएसएस के बीच में कोई बड़ी लकीर खींच रहे हैं या फिर वाकई में तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की कि ऐसा लगता है कि राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा है और वो है मुख्यमंत्री, बाकी सब तो बस यूं ही। अब यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि शरद पवार का मानना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनसीपी बिल्कुल लापरवाह हो गई, जबकि सत्तारूढ़ पार्टियां जो है महायुति की चुनाव जीतने के लिए लगातार काम करती रही। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से कई लोकप्रिय योजनाओं की उन्होंने घोषणा की। पवार ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने इस दौरान कड़े फैसले लिए और चुनाव में अथक मेहनत की। इसके अलावा पवार ने यह भी कहा कि हिंदुत्व, एकता और आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बहुत सतर्कता से काम किया और बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो एक मंझे हुए नेता हैं और उन चुनिंदा पुराने नेताओं में है जो कि राजनीति की जो मोड़ है ना, किसी भी टाइम दे दिया करते थे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में वो जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब आरएसएस की तारीफ है या कुछ और कहानी है। क्योंकि कई बार नेता कहता कुछ है और उसका असर कुछ और होता है जाकर। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। सर के साथ ही हम इस चर्चा को आगे समझेंगे। और सर, शरद पवार जो कह रहे हैं उनको वैसे ही समझा जाए पहली बात तो, या फिर क्योंकि आरएसएस की तारीफ सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही हैं, तो ये तारीफों का दौर किसी नए मतलब सुगबुगाहट की लालसा जो साफ दिखाई दे रही है वो है, या फिर कुछ और मामला है यहाँ पर। क्योंकि शरद पवार तो सबसे बड़ा बिगुल खुद ही बजाए हुए थे। मतलब नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे तो नहीं चल रहे हैं वो, सवाल ये भी है सर। धन्यवाद विनीता जी। देखिए, जो लोग शरद पवार को समझते हैं और जिन्होंने उनकी जो पॉलिटिक्स है लगातार 4-5 दशकों की देखी है, तो मैं कह सकता हूं कि वो एक भरोसे की और टिकाऊ राजनीति नहीं है। शरद पवार ने एक बार नहीं, अनेक बार तो कांग्रेस छोड़ी है या निकाले गए हैं, और कई बार उन्होंने जनता पार्टी का गठबंधन या बीजेपी का गठबंधन वो ज्वाइन किया है जिसमें जनसंघ यानी जो आरएसएस का प्रोडक्ट था उसका साथ उन्होंने लिया है या उनका साथ उन्होंने दिया है। मैं आपको बताऊंगा उनके विस्तार की बात। लेकिन अभी इन दिनों मैं आपको ये बता दूं कि जो उनकी तारीफ का कारण ये है कि वो खुद विदर्भ से आते हैं और नागपुर में यानी विदर्भ में आरएसएस का गढ़ है। और बीते कुछ दिनों से नितिन गडकरी के साथ उनकी कुछ पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है, लगातार बैठकें उनकी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत की राजनीति में एक वैचारिक विभाजन हुआ है, यानी एक विचारधारा वो जो कांग्रेस की है और एक विचारधारा वो जो कांग्रेस का विरोधी है। तो जो उनकी बैठकें हुई हैं और उनसे जो निकल के आया है, तो संभव है एक समीकरण कुछ ऐसा बनता मुझे दिखाई देता है कि आरएसएस और बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी में 40 से 50% लोग आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस मोदी को हटाना चाहती है। मोदी सरकार अल्पमत में है। अल्पमत को चला रहे हैं दो पहिए, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के अपने जो रेड्डी साहब हैं वो। तो जब दो बैसाखियों पर टिकी हुई है और आरएसएस का तीसरा बैसाखी अगर हट जाती है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई ये कोशिश करता है कि एक ऐसा नाम सामने आए जो मोदी ना हो लेकिन जो आरएसएस को भी स्वीकार्य हो, जो नीतीश कुमार को भी स्वीकार्य हो और जो दक्षिण भारत के उन नेताओं को भी स्वीकार्य हो जो अभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो ये ऐसा नाम एक उभर के अगर आता है
तो शरद पवार का एक नाम हो सकता है। और वो शरद पवार का नाम इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मेरी सूचनाएं हैं उसमें उनको ये कहा गया है कि भाई अगर आपसे तो वरिष्ठ कोई प्रतिपक्ष की राजनीति में है नहीं, और अगर होगा तो फिर भारत का नेतृत्व आप ही कर पाएंगे। तो ये एक संदेश। सर, एक सवाल इसमें ज़हन में आ रहा है, अगर ऐसा ही करना था तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले कर लेते। अब क्या फ़ायदा है शरद पवार से? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के पहले स्थितियां ये थी कि महाराष्ट्र का विधानसभा का रिजल्ट क्या आएगा ये खुद शरद पवार को भी अंदाजा नहीं था। दूसरा, अजित पवार जिस तरीके से फिर गए थे और जिस तरह से वो शरद पवार के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तो वो जो चीज थी वो शायद शरद पवार के आड़े आ रही थी। दूसरा, सुप्रिया सुले इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। सुप्रिया सुले किसी भी कीमत पर अजित पवार को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और कोई हालांकि राजनीति में कुछ भी काल्पनिक नहीं होता, लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण समझने हो तो हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति बनते हुए देखें कि शरद पवार उधर है तो अजित पवार फिर वापस उधर कांग्रेस के साथ आ गए या शिवसेना के साथ, मूल उद्धव की शिवसेना के साथ आ जाएं। क्योंकि अजित पवार अभी तो प्रसन्न नहीं है, आप जानते हैं। अजित पवार इस समय महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे भी नहीं है। शिंदे भी नहीं है, तो समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगती। और ये जो है वो, अब ये बात अलग है कि जो शरद पवार का सियासी सफर है, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तब तक मजा नहीं आएगा शरद पवार की जी सर, और आप उसे कहानी को बेहतर समझने। जानते हैं, आप उसे बेहतर जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरी डिटेलिंग में बताएं ताकि उनका ये चाल समझ में आ सके अब आगे। देखिए विनीता, मैं आपको बताऊं आपको कि शरद पवार का कोई अपना सैद्धांतिक और वैचारिक आधार नहीं है। वो जब अवसर आता है तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ चले जाते हैं, वो जब उनको अवसर मिलता है वो दक्षिणपंथी ताकतों के साथ चले जाते हैं। ये हमने उनका देखा है। अब अगर एक बार हम सफर की ही बात कर लें तो 1958 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, नेता बनाया। 1968 में उनको कांग्रेस ने विधायक बना दिया। लेकिन जिस कांग्रेस ने 1968 में, मतलब 32, 42, 52 और 4, 56 साल पहले उनको विधायक बनाया, उन्हीं इंदिरा गांधी को छोड़कर, जब कांग्रेस का 69 में बंटवारा हुआ तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके इंदिरा जी के साथ कांग्रेस आर में चले गए थे। छोड़ दिया उन्होंने, एक बार छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जुलाई 78 में वो वहां से भी बोर हो गए तो कांग्रेस यू भी छोड़ दी उन्होंने। जब वो छोड़ के फिर जनता पार्टी बनी हुई थी उस समय, आपको याद होगा, तो कांग्रेस यू छोड़ के पहले इंदिरा गांधी को छोड़ा, फिर कांग्रेस यू को छोड़ा, फिर वो जो है कांग्रेस यू छोड़ करके जनता पार्टी में चले गए। जनता पार्टी में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए मदद से, क्योंकि तब उनको मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था। तो वो हमेशा उस समय एक महत्वाकांक्षी राजनेता के रूप में सामने आए थे। और उसके बाद फिर कांग्रेस में एक और विभाजन हुआ था और कांग्रेस एस बनी थी, जो समाजवादी कांग्रेस थी। तो 1984 में, जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस साल वो कांग्रेस पहली बार कांग्रेस एस की तरफ से, कांग्रेस आई यानी मूल कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस एस की तरफ से वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। तो अभी देखिए, केवल उन्होंने इतना बदल लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य बन गए तो फिर उनको महाराष्ट्र भेज दिया गया और वो वहां वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। और कौन से नेता प्रतिपक्ष के नेता थे वो, जो जिस गठबंधन के वो नेता प्रतिपक्ष बने उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उसमें जनता पार्टी शामिल थी, ठीक है। तो अब इसका अर्थ यह है कि वो जहां अवसर मिलता था वहां वो सीधे टपक जाते थे, भाग जाते थे, चले जाते थे। तो ये मैं बात कर रहा हूं 1984 की। 3 साल नहीं बीते, 1987 में फिर वो कांग्रेस में आ गए। राजीव गांधी जब थे, उनको लगा कि अब राजीव गांधी जैसे चमकीले प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये लंबी पारी चलेगी, इनके साथ मेरा भविष्य है। तो 1987 में फिर कांग्रेस में लौट आए और कहा क्या कहा उन्होंने, बयान उनका, मैं तो समय कवर किया था तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था 1987
मैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की संस्कृति बचाने की जरूरत है। जिस कल्चर को वो खुद नहीं मानते थे, बाय नेचर कांग्रेस के कल्चर को वो नहीं मानते थे, उसको बयान देते हुए वो कांग्रेस में लौटते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का कल्चर बचाने की जरूरत है। चलिए लौट आए आप। 1990 में कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। देखिए, सबसे बड़ा कांग्रेस ने अवार्ड दिया उनको मुख्यमंत्री बना के। और 1991 में, एक साल के बाद, उन्होंने एक मांग रखी कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष अलग अलग होने चाहिए, और ये मांग रखी उन्होंने। और राजीव की, अच्छा इसी बीच में क्या हुआ कि आपको याद होगा कि 1913 दो बार कांग्रेस ने, 1993 में कांग्रेस ने फिर उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, दो बार। 1996 में सीताराम केसरी जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया और उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हार गए। हालांकि मैं, देखिए, एक मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस की आलोचना किया करते हैं उनको जरा ये सोचना चाहिए कि एक पार्टी में, देखिए, उस समय 96 में भी दो कैंडिडेट आमने सामने थे, वोटिंग हुई थी, नामांकन भरे गए थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के समय हुआ। यानी एक पार्टी है जो डेमोक्रेटिक तरीके से बार बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है, एक पार्टी में एक्सटेंशन मिलता है। चलिए, अब ये बात हो गई अलग, मैं आगे आता हूं। फिर 1996 के बाद 3 साल ही बीते और 1999 में उन्होंने सोनिया गांधी के आने पर विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दी, कि सोनिया गांधी के विरोध में आपको याद होगा और भी एक दो लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी। और तब उन्होंने एनसीपी का गठन किया, एनसीपी जो उन्होंने बनाई, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में 2004 में आ गए। मतलब कांग्रेस में नहीं आए, एनसीपी ने यूपीए का जो गठबंधन था उसका साथ थाम लिया और वो कांग्रेस में 2004 में कांग्रेस के सहयोगी बन गए और 10 साल तक वो कृषि मंत्री रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने के बाद 10 साल तक रहे और 2013 तक, तब तक का सफर तो आपको पता है, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं उस कार्यकाल में हुई। कृषि को लेकर के जितनी बवाल हुआ वो उनके कार्यकाल में हुआ। तो ये एक जो तरीका है वो उनका कभी भी राजनीति में भरोसेमंद सफर नहीं रहा विनीता जी। उनके लिए वैचारिक आधार, विचारधारा कोई मतलब नहीं रखती। जी सर, यहाँ पर आप मतलब बेसिकली इनको अपॉर्चुनिस्ट बता रहे हैं। बिल्कुल, मौका परस्त जिसे कहते हैं वो बता रहे हैं। और अब ये अपने उस समय में है जब ऑलमोस्ट रिटायर्ड है और ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार करते रहे हैं, बिल्कुल सेम उस पर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि नीतीश कुमार की भी एक कोई अच्छी पोजीशन इतना सब करने के बाद भी बीजेपी में नहीं है, आज उनको अपनी जमीन बार बार खोजनी पड़ती जब भी बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, परेशानी में आते हैं। तो शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे नेता जो इतने घाट घाट का पानी पी चुके हैं, क्या वो इतना श्योरिटी नहीं कर पाते हैं कि वो जब बीजेपी में जाते हैं तो उनकी खुद की जमीन कमजोर होती है? क्या शरद पवार अपनी जमीन इतनी कमजोर समझ रहे हैं अभी कि वहां जाने के बाद भी उनके पास, मतलब जिसे कहते हैं ना कि खोने को भी कुछ नहीं बचा है, तो वहां जाने में बुराई क्या है? क्या इस वाली विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं अभी? आपने विनीता बहुत गंभीर सवाल भारतीय सियासत के बारे में पूछा है कि जब तक कोई राजनेता शिखर पर नहीं पहुंचता तब तक वो डेमोक्रेटिक होने का दिखावा करता है या कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से डेमोक्रेटिक होता है। लेकिन जब वो शिखर पे पहुंच जाता है उसके बाद वो ये समझता है कि लोगों की ड्यूटी है, मतदाताओं की ड्यूटी है कि वो उनकी तरफ देखें, यानी उसके अंदर एक फ्यूडल एलिमेंट आ जाता है। नीतीश कुमार और शरद पवार में इस मायने में एक जबरदस्त समानता है। वो ये समझते हैं कि हम वो जहां जाएंगे लोग तो उनके पीछे पीछे पागल होकर के आएंगे। लेकिन ये 2024 का हिंदुस्तान है। मैं आपको बताऊं, देखिए यूपीए में भी रहे वो, तो यूपी में भी उन्होंने बहुत भला तो नहीं किया। उनकी पार्टी के सांसद कितने कितने सांसद थे, लेकिन वो यूपीए में एक तरफ, जब यूपीए बन रहा था, यूपीए 2 की बात जब मैं कर रहा हूं, तो आपको याद है ममता बनर्जी जब बंगाल का चुनाव जीती थी और जीतने के बाद बॉम्बे गई थी, अडानी से मिली थी,
तो वहां उन दोनों ने कहा था कि ये क्या आवश्यक है कि प्रतिपक्षी गठबंधन यानी जिसमें कांग्रेस है का गठबंधन का नेतृत्व हमेशा कांग्रेस करे, ये एक सवाल उछला था। उसके बाद दूसरा एक और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया था। उनका अपना घर वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। अजीत पवार बार बार बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो वो अपना घर ठीक नहीं कर पाए। लेकिन जिस पार्टी के अभी कुछ दिनों से जो माहौल चल रहा है, हम ही देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, अभी दिल्ली में समाजवादी पार्टी साथ आई केजरीवाल के, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के साथ आ गई। कांग्रेस को अकेला करने की भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब हो गई। अब शरद पवार पर डोरे डाले जा रहे हैं। और ये मत भूलिएगा कि भारत में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और कभी भी आप जैसे ही इंटेलिजेंस और थोड़ा सा समय और मौसम अनुकूल होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे। तो अब ये जो है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, आधार क्या है सर? अगर तैयारी हो चुकी तो उसका आधार क्या है मध्यावधि चुनाव के लिए? आधार ये है कि मोदी जी इस बात को, उनका जो मिजाज है ना, उनका जो सीमेंट है दिमाग का, वो इस तरह का नहीं बना हुआ है कि वो बैसाखियों पर चलें। वो भी एक महासामंत है, वो अपने दम पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। तो उनको झटका तो तब से लगा है जब से उनको इस बार उनके चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला। आपने देखा 2019 के बाद किस तरह से व्यवहार था। तो वो तो पहले दिन से फ्रॉम द डे वन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है अपने दम पर बीजेपी की हुकूमत आए। अब दूसरा, नीतीश कुमार पर भरोसा, जो आदमी ये कहता था कि मेरी अब तो मैं मर जाऊंगा मगर अब ये छोड़ूंगा नहीं, वो छोड़ के गया वापस बीजेपी में। बिल्कुल सर, वो तो कब किस दिन नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएंगे? नीतीश कुमार खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं। हाँ, सब चीजें करने तो वो डरे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू कब छोड़ के चले जाएंगे? ये बहुत तेज लोग हैं। अगर शरद पवार थोड़ा सा धीमी गति से चलते हैं, लेकिन ये लोग बहुत तेज गति से चलते हैं। जिस दिन वो पटकनी दे देंगे मोदी को, उस दिन मोदी के पास मध्यावधि चुनाव कराने के अलावा क्या रास्ता रह जाएगा? तो ऐसी सूरत में अगर हुआ तो बहुमत तो अपने दम पर अब बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, चाहे चुनाव आयोग कुछ भी कर ले। हमने कल राजीव कुमार जी के रवैये पे बात की थी। अब चुनाव आयोग आवश्यक नहीं है कि ऐसा सब कुछ खेल पीएमओ के इशारे पर कर पाए। तो ऐसी सूरत में अगर कोई नेता ऐसा चुनना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी को कि जिसको सर्वसम्मति ना मिले, बहुमत भी ना मिले, तब ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 टांगे हो जाएंगी। उसमें स्वयंसेवक संघ भी आएगा और स्वयंसेवक संघ जिसको चाहेगा फिर वो नेता बनाएगा। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि गडकरी के नाम पर मोदी गुड्स कभी भी सहमत नहीं होगा और शरद पवार के तो वो आलू हैं, तो वो तो आलू किसी भी सब्जी में मिला दो, वो मोदी भी उनको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों की सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। ये मुझे अभी तो कम से कम यही लगता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। इससे कम से कम ये पता लग रहा है कि आरएसएस जो है वो अपना अपर हैंड लेके चल रही है, जो कि पिछले कुछ वक्त से आपस में काफी रिफ्ट थे। एक बात तो तय है कि यहाँ पर बीजेपी जो है उसे अब आरएसएस की माननी पड़ रही है, क्योंकि जब शरद पवार जैसे नेता भी कह रहे हैं कि वो चुनाव आरएसएस की वजह से जीती है बीजेपी, तो यहाँ पर ये अलग तरह के स्टैंप है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को लेकर के योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव भी हमेशा बोलते रहे कि योगी आदित्यनाथ की विनिंग नहीं है, ये दिल्ली वाले जिता के गए। अब दिल्ली वाले यहाँ पे कमजोर पड़ गए, आरएसएस भारी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तरह की कैटेगरीज बन गई हैं ये बीजेपी के अंदर भी, उनके संगठन के साथ भी। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तमाम तरह के द्वंद्वों के बीच इस वक्त जूझ रही है बीजेपी खुद भी। ऐसे में मध्यावधि चुनाव अगर कोई होते भी हैं तो वो पहले ही कई तरह के मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो कोई दो राय नहीं, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।